गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज की क्लास में हम लोग आपके स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ठीक। तो ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक पॉइंट समझ लें कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहते किसे हम ज्योग्राफी स्टडी ऑफ। बातें बंद होंगी कि नहीं होंगी? हो गई। तो सबसे पहले तो समझना कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल हम आपके कहते किसे हैं। दूसरा, ज्योग्राफी की स्टडी हम करते क्यों हैं, तब हम आएंगे आपके अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो ज्योग्राफी आपके एक लैटिन वर्ड जियोग्राफिया से ड्राइव हुआ है। कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? जियोग्राफिया। अब अगर जियोग्राफिया वर्ड को हम देखें तो ये जियो और ग्राफिया इन दो वर्ड से आपके मिलके बना है। जियो का मतलब होता है आपके अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी यानी कि डिस्क्रिप्शन। तो जियोग्राफी का अर्थ आपके हुआ क्या? स्टडी ऑफ अर्थ और डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन, ये होता है आपके ज्योग्राफी। ठीक है। दूसरा याद रखना, आपके फादर ऑफ ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जेम्स बॉन्ड। तो नेक्स्ट फादर ऑफ ज्योग्राफी।
तो नेक्स्ट, तो ज्योग्राफी अगर हम देखें तो ज्योग्राफी आपके किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? ज्योग्राफिया। ठीक है, ज्योग्राफिया का मतलब आपके स्टडी ऑफ अर्थ, तो आपके ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन। दूसरा याद रखना कि ये जो ज्योग्राफिया वर्ड है इसका सबसे पहले यूज किया था एराटोस्थनीज ने, इसलिए एराटोस्थनीज को हम कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, तो ये तो हमने ज्योग्राफी वर्ड का सिर्फ अर्थ समझा। अब हम आपके ये समझते हैं कि ज्योग्राफी की स्टडी हम करते क्यों हैं, क्यों की जाती है ज्योग्राफी की स्टडी? क्यों करते हैं ज्योग्राफी की स्टडी? तो ज्योग्राफी की स्टडी तो हम इसलिए करते हैं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सिलेबस के, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा आईएएस के पेपर में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ज्योग्राफी की स्टडी करना हम लोगों की मजबूरी है। अगर आपके क्वेश्चन नहीं आते ज्योग्राफी से रिलेटेड तो फिर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ज्योग्राफी की स्टडी करना ही जरूरी नहीं है, ज्योग्राफी की बड़ी समझ के साथ स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सॉल्व इतनी आसानी से होते भी नहीं अगर अंडरस्टैंडिंग सही ना हो तो। ठीक है, तो अब यहां सबसे पहले तो समझना कि आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की स्टडी करने का जो उद्देश्य है वो आपके सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन जब भी आपके कोई ज्योग्राफर ज्योग्राफी की स्टडी करेगा तो उसका उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि उसके आईएएस के अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं। अब उसका उद्देश्य क्या होगा अब हम ये देखते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ज्योग्राफर ज्योग्राफी की स्टडी करेगा तो उसका पहला उद्देश्य यह होता है कि इस पृथ्वी को मनुष्य के रहने के लायक कैसे ज्यादा बेहतर ढंग से डेवलप किया जा सके। ठीक, क्योंकि ज्योग्राफी की स्टडी की होगी तो ही ऐसा संभव है। ठीक है, इसके अलावा आपके ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी की स्टडी अगर की होगी तो ही हम ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है या ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच का जो एडेप्टेशन है उसे हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम एक एक करके देखें। मान लिया कि अभी आपके गर्मी है, हमने ज्योग्राफी की स्टडी की है तो हमें मालूम है ना कि ये सितंबर में गर्मी खत्म होगी, फिर सर्दियां शुरू होंगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना शुरू कर देंगे। जैसे ही मार्च आने वाली होगी तो हमें पता है कि फिर गर्मियां शुरू होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ढालना शुरू कर देंगे। तो ये जो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है वो कब संभव हुआ? जब हमने ज्योग्राफी की स्टडी की। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके ज्योग्राफी का जो दूसरा उद्देश्य है वो आपके क्या है कि इस पृथ्वी को मनुष्य के रहने के लायक कैसे ज्यादा बेहतर ढंग से डेवलप किया जा सके, या दूसरे शब्दों में अर्थ रिसोर्सेस का कैसे बेहतर ऑप्टिमम यूज किया जा सके, यानी कि पृथ्वी के जो संसाधन है उनका कैसे अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। ठीक है, अब अगर आपने ज्योग्राफी की स्टडी की है तो आपको यह पता होगा कि कहां एग्रीकल्चर होगी और कहां नहीं होगी। बिना ज्योग्राफी की स्टडी के आप तो डेजर्ट में भी बीज बो दोगे अगर स्टडी नहीं की तो, लेकिन अगर स्टडी की है तो आपको पता है कि बीज बोना कहां है, पहली चीज। दूसरा, ज्योग्राफी की स्टडी की है तो आपको यह भी पता होगा कि कहां गेहूं होगा, कहां धान होगा और कहां मक्का होगी। ठीक, तो इससे क्या है कि आप रिसोर्सेस का, रिसोर्स यानी अपने पैसे और अपने टाइम का ऑप्टिमम यूज कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, आपके अगर ज्योग्राफी की स्टडी की होगी तो आप ह्यूमन सेटलमेंट भी उसी हिसाब से करोगे। ठीक, ह्यूमन सेटलमेंट कैसे? पहाड़ी क्षेत्रों में देखना मकान अलग होंगे, मैदानी क्षेत्रों में अलग होंगे। ठीक, और इसके अलावा आपके ज्योग्राफी की अगर हमने स्टडी की होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्योग्राफी से ही आपके प्रभावित होता है। ठीक, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल हम आपके देखें कि ज्योग्राफी की स्टडी की होगी तो आपको पता है कि हमें आयरन और की फैक्ट्री कहां लगानी चाहिए और कॉटन की फैक्ट्री कहां लगानी चाहिए। ठीक, यानी कि आयरन और की फैक्ट्री हम उठा के लगा दें जम्मू कश्मीर और कॉटन की फैक्ट्री हम लगा दें अंडमान निकोबार कॉटन क्लॉथ बनाने की, तो क्या ऐसी फैक्ट्रियां कभी फायदा देंगी? कभी नहीं देंगी। ठीक, क्योंकि इन दोनों जगह जहां फैक्ट्रियां हैं वहां रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए, अदरवाइज लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब हमने ज्योग्राफी की स्टडी की होगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी ज्योग्राफी आपके ह्यूमन लाइफ के सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल फीचर्स को भी प्रभावित करती है। ये ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि किसी प्लेस पर लोगों की इकोनॉमी क्या होगी, उनकी सोसाइटी क्या होगी और उनका कल्चर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पहाड़ी क्षेत्र पे हम गए, वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां की इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड हो गई पूरी, या फिर आपके नेचुरल वेजिटेशन बेस्ड हो जाएगी, वहां की सोसाइटी अलग होगी और उनका कल्चर अलग होगा, उनका पहनावा भी वहां की ज्योग्राफी डिसाइड करेगी। ठीक, ठीक इसी तरीके से आप कोस्टल रीजन चले जाओ,
कोस्टल रीजन में उनकी इकोनॉमी वहां की ज्योग्राफी से प्रभावित होगी, उनकी सोशल वैल्यूज और उनका कल्चर। तो आपके ह्यूमन लाइफ का सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल अगर हमें इंपैक्ट समझना है तो इसके लिए भी ज्योग्राफी की स्टडी करना जरूरी है। तो इन सारे अर्थों में हम करते हैं स्टडी किसकी? ज्योग्राफी की। ठीक है, तो अब हम यहां ये देखें कि ज्योग्राफी की आपके स्टडी क्यों। कर लिया नोट? क्या क्या देखना है उधर? देख तो हम भी रहे, लगाए एसी अच्छा लग रहा है लगा हुआ। देखो क्लास के अंदर ज्यादा कूलिंग होगी तो उससे क्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता सही। थोड़ी सी गर्मी लगती रहनी चाहिए, पसीना आता रहना चाहिए। कर लिया नोट? तो नेक्स्ट, तो अब हम यहां ये देखें कि ज्योग्राफी की हम स्टडी करते क्यों हैं। तो क्यों करते हैं ज्योग्राफी की स्टडी? ऑप्टिमम यूज ऑफ अर्थ रिसोर्सेस,
ह्यूमन एनवायरमेंट, इंटरेक्शन, ह्यूमन एडेप्टेशन और किसी रीजन में रहने वाले लोगों की सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी को जानने के लिए। इन अर्थों में हमें जरूरत पड़ती है किसकी? ज्योग्राफी की स्टडी की। ठीक, अब आते हैं हम इससे आगे। अब ज्योग्राफी के अंदर हमें स्टडी करना है किसकी? अर्थ, यानी कि पृथ्वी की। ये जो हमारी जो पृथ्वी है ये आपके सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, सौर मंडल का। ठीक, और ये जो हमारा सौर मंडल है ये आपके गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है, एक आकाशगंगा का। और ये जो हमारी गैलेक्सी है ये आपके एक यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट है, ब्रह्मांड का। ठीक है, तो अगर हमें पहले पृथ्वी को समझना है तो पहले हम समझेंगे यहां यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ये यूनिवर्स क्या होता है, कैसे यूनिवर्स का आपके ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स के अंदर पृथ्वी एग्जिस्ट कहां करती है, या सोलर सिस्टम में अर्थ कहां एग्जिस्ट करती है। ठीक, जब इसके एग्जिस्टेंस को हम समझेंगे तब हम समझेंगे आपके कैसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके पृथ्वी पर जीवन है। प्लैनेट्स तो और भी हैं लेकिन और प्लैनेट्स पर जीवन नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का है कौन सा? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? व्हाट इज द यूनिवर्स? क्या होता है यूनिवर्स? हिंदू धर्म में एक वर्ड सुना होगा ना आपने, सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। ठीक, ब्रह्मा जी कौन थे? ये सोनीपत के रहने वाले थे, नहीं थे क्या वहां के? तो अब नेक्स्ट यहां समझना, तो हिंदू माइथोलॉजी आपके ये कहती है कि ये जो सृष्टि है, सृष्टि मतलब जो आप कुछ ये देख रहे हो, जो कुछ भी अस्तित्व में है उसी को हम बोलते हैं सृष्टि। ठीक है, तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई ये जो सृष्टि है इसी को हम कहते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, अब ये जो सृष्टि है तो इसका मतलब इसमें आपके कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व है, यानी कि वो किसमें है? एग्जिस्ट करती हैं, वो एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, तो अब यहां याद रखना, हर वह दृश्य और अदृश्य वस्तु जो अस्तित्व में हो, ठीक, वो आपके ब्रह्मांड का हिस्सा होती है। ठीक, ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? ऑल विजुअल एंड इनविजुअल थिंग्स, ठीक, इन एग्जिस्टेंस, जो किसमें हो? अस्तित्व में हो। ठीक है, यह हुआ। तो ब्रह्मा की बनाई गई ये सृष्टि आपके, और इस सृष्टि के अंदर जो आपको दिखाई देता है वो और जो नहीं दिखाई देता है वो, लेकिन उसका अस्तित्व है तो वो ब्रह्मांड का हिस्सा होगी। ठीक है, अब इसी को हम आपके साइंटिफिक डेफिनेशन में लेके जाएं। ठीक, हर वह चीज जो विजुअल है उसे कहते हैं हम मैटर, और हर वह चीज जो इनविजुअल है और अस्तित्व में है उसे कहते हैं हम एनर्जी। यही होता है ना? ठीक, तो जो विजुअल है और अस्तित्व में है तो वो हमेशा मैटर होगा, और जो इनविजुअल है और अस्तित्व में है तो वो हमेशा एनर्जी होगी। तो ऑल मैटर प्लस ऑल एनर्जी इन एग्जिस्टेंस, समस्त द्रव्य एवं समस्त ऊर्जा जो अस्तित्व में है, यही मिला के निर्माण करते हैं ब्रह्मांड का। ठीक है, तो अब हम आपके देखते क्या, यूनिवर्स सरल शब्दों में है क्या? ऑल विजिबल, मतलब समस्त दृश्य, प्लस ऑल इनविजिबल, समस्त अदृश्य चीजें जो किसमें हो? अस्तित्व में हो। साइंस की भाषा में विजुअल मतलब मैटर, ऑल मैटर, समस्त द्रव्य, और इनविजिबल मतलब ऑल एनर्जी, समस्त ऊर्जा।
क्लियर हुआ? यूनिवर्स किसे कहते हैं? ऑल मैटर एंड ऑल एनर्जी इन एग्जिस्टेंस, समस्त द्रव्य एवं समस्त ऊर्जा जो अस्तित्व में है वही होगा आपके ब्रह्मांड। तो आप जो सोच सकते हो वो सोच लो, जो अस्तित्व में वो हर चीज ब्रह्मांड का आपके पार्ट होगी। ठीक, जैसे कि ऑल गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, कॉमेट। अब प्लैनेट में आपकी अर्थ है तो अर्थ के ऊपर उपस्थित हर चीज, ये सब किसका पार्ट होगी? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो नेक्स्ट, स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन। तो हम ये देखते हैं आपके कि यूनिवर्स की स्टडी यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन शुरू कहां से हुए। ठीक है, तो सबसे पहले एक यूनान के रहने वाले एक व्यक्ति थे आपके, ज्योग्राफर, नाम था उनका टोलेमी। 143 एडी, 143 एडी, 143 एडी में आपके ये जो टोलेमी आपके होते हैं, ठीक है, ये एक थ्योरी देते हैं और थ्योरी का नाम होता है आपके इनका क्या? जियोसेंट्रिक थ्योरी, भू केंद्रीय सिद्धांत। अब ये थ्योरी क्या थी ये समझना। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले
कर लिया नोट? तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन, ठीक है। तो यूनिवर्स की स्टडी आपके जो शुरुआत होती है या यूनिवर्स के संदर्भ में जो सबसे पहली थ्योरी आती है, ये देते हैं आपके यूनान के रहने वाले एक जियोग्राफर टोलेमी। टोलेमी ब्रह्मांड के संदर्भ में सबसे पहले अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत करते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, यानी कि भू केंद्रीय सिद्धांत। अब यहां जियोसेंट्रिक इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करें तो जियो मतलब अर्थ और सेंट्रिक मतलब इन द सेंटर, ठीक है। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी आपके सिर्फ यह कहती है कि अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट, यानी कि ये जो आपके पृथ्वी है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है और समस्त खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड का मतलब अर्थ से ऊपर स्पेस में स्थित प्रत्येक बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडी या खगोलीय पिंड, ठीक है। अब यहां टोलेमी ने जो ये थ्योरी आपके दी थी, ये दी थी कब, आपके 143 एडी, ठीक है, 143 एडी में। अब यहां आगे समझना, टोलेमी की ये जो थ्योरी थी, इसे विश्व के जितने भी आपके धर्म थे उस समय के, उन सारे धर्मों ने क्या इसको दे दी थी, मान्यता प्रदान करती थी। यानी कि धर्मों के अंदर भी ये मान लिया गया था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है, और समस्त खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और टोलेमी की ये थ्योरी आपके चलती रही लगभग 1500 साल तक, ठीक है। 1500 साल के बाद आपके 1543 एडी में, लगभग 1400 साल बाद इसके, ठीक, अब एक दूसरे आपके साइंटिस्ट कम ज्योग्राफर आते हैं, कॉपरनिकस, ठीक, 1543। कॉपरनिकस 1543 में जब आपके आते हैं तो कॉपरनिकस आपके एक थ्योरी देते हैं, जियोसेंट्रिक की जगह हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में आपके कॉपरनिकस कहते हैं, नॉट अर्थ सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, पृथ्वी नहीं सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है। अब यहां आपकी प्रॉब्लम क्या हुई, कॉपरनिकस ने जैसे ही यह बात बोली, कॉपरनिकस के तर्क और आधारों को जानने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि ये बात धर्म ग्रंथों के अगेंस्ट बोल दी उन्होंने। उस समय के सारे धर्म ग्रंथ एक्सेप्ट करते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो कॉपरनिकस रहने वाले थे आपके यूरोप के, ठीक। अब वहां यह हुआ कि ये जो 1543 का टाइम था आपके, ये यूरोप के अंदर बिफोर रेनेसा, पुनर्जागरण से पहले का समय था, ठीक है। अब पुनर्जागरण से पहले का समय वो था आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आपके तर्क यानी कि रेशनलिटी की कोई बात नहीं थी, यानी जो धर्म यानी जो रिलीजन था वो आपके सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सबके ऊपर क्या था, हावी था। यानी कि बिफोर रेनेसा में आपकी सारी की सारी जो ह्यूमन लाइफ थी वो धर्म से संचालित होती थी, धर्म विरोधी आप कोई भी बात नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब यहां जैसे ही कॉपरनिकस अपनी इस खोज को आपके इंट्रोड्यूस करेंगे तो कॉपरनिकस से कोई पूछने नहीं आएगा कि आपने किस आधार पर बोला, सीधा उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और कॉपरनिकस को आपके दे दी गई फांसी, ठीक। तो बीच चौराहे पे इनको टांग के आपके फांसी दे दी गई, सिर्फ किस आधार पे कि आपने धर्म के अगेंस्ट बात कर दी, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक। तो अब यहां सेकेंड थ्योरी, इस सेकेंड थ्योरी को समझना, फिर इससे आगे बताएं। हाँ,
क्या? तो टेलीस्कोप की खोज 1600 में हुई थी भारत में, तो गुप्त काल में सारे सिद्धांत दे दिए गए तो गुरुत्वाकर्षण के, क्या एंशियंट हिस्ट्री में साइंस नहीं था? एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, जो इंडियन ज्योतिषी है, ये तो टेलीस्कोप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उससे पहले चला रहा है इंडिया का साइंस। तो भारत में ब्रह्म सिद्धांत गुप्त काल में आया, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्व आपके ये भी गुप्त काल में आ चुका था। ठीक, ज्योतिषी ये भी पहले आ चुकी थी, तो ये भी तो सब क्या है तो खगोलगढ़ नहीं। अब नेक्स्ट है, आगे याद रखना, तो टोलेमी की जो आपके थ्योरी थी, उस थ्योरी को आपके चैलेंज करते हैं आपसे टोलेमी के टाइम के लगभग 1500 साल बाद 1543 में कौन? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जियोसेंट्रिक थ्योरी को आपके परिवर्तित करके अपनी दूसरी हाइपोथीसिस देते हैं आपके, कौन सी? हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, अब यहां थ्योरी का कोई एविडेंस ना टोलेमी का था ना इनका, ये एक हाइपोथीसिस समझ सकते हो आप इसे। ठीक है, तो यहां आपके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आपके क्या कहती है? हेलियो का मतलब होता है रिंग ऑफ फायर, आग का एक गोला, और रिंग ऑफ फायर क्या होगा? सन। ठीक है, और सेंट्रिक यानी कि इन द सेंटर। तो हेलियोसेंट्रिक आपके थ्योरी कहती है नॉट अर्थ, सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं समस्त खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक, ये थ्योरी दी किसने? कॉपरनिकस ने। लेकिन कॉपरनिकस ने जब आपके थ्योरी दी तो हमने आपको बताया ये यूरोप में बिफोर रेनेसा का टाइम था, ये थ्योरी आपके धर्म के अगेंस्ट जा रही थी, इसलिए कॉपरनिकस को आपके फांसी दे दी गई। अब कॉपरनिकस को आपके दे दी गई फांसी। ठीक है, अब पुनर्जन्म होता है कॉपरनिकस की आत्मा का कुछ समय बाद, होता है ना, जब कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो आत्मा फिर जन्म लेती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ठीक है, तो अब यहां आपके यही हुआ कि कॉपरनिकस अब आपके जन्म लेते हैं एक नए शरीर में और एक नए नाम के साथ, और नाम होता है सर आइजक न्यूटन। ठीक, जिन्होंने आपके पूरे विश्व की सोचने के आधार को ही हिला दिया था। ठीक है, अब न्यूटन की बात करें। ठीक, तो न्यूटन, आप लोग तो सब इंटेलिजेंट हो, न्यूटन इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे, सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा मनी मन आपको। ठीक है, तो न्यूटन अगर हम आपके बात करें तो न्यूटन आपके क्या थे? इनका पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये अक्सर आपके स्कूल से बंक करके बाग बगीचे में बैठे रहा करते थे, अकेले ही बैठते थे, गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम चलता नहीं था तब। तो अब अकेले आपके ये बैठे रहते थे। ठीक है, क्लास में जाने का इनका कोई मन नहीं लगता था। तो एक दिन आपके हुआ क्या कि ये आपके स्कूल से क्लास बंक करके आपके एक पेड़ के नीचे बैठे, और उस पेड़ से आपके एक फल इनके ऊपर आके गिर पड़ा। अब फल कोई भी XYZ, अब जैसे ही वो फल गिरा, इन्होंने सिर्फ सोचा क्या कि ये नीचे ही क्यों गिरा, इसको क्या जरूरत पड़ी थी मेरी नींद खराब करने की। ठीक, अब उनकी जो नींद खराब हुई, बस उन्होंने सोचा, और इस सोचने ने आपके पूरे फिजिक्स और ज्योग्राफी की दिशा बदल दी। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। बस यही बात है, सोचते रहे, इमीडिएट आंसर नहीं मिला इन्हें। 10-20 साल जब इन्होंने सोचा, रिसर्च की, तब इन्हें आपके आंसर मिला कि ये फल नीचे क्यों गिरा, और इन्होंने आपके तब दी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पूरी ज्योग्राफी का आधार और पूरी फिजिक्स का आधार, पूरे मैकेनिक्स का आधार। ठीक, तो अब यहां आपके थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन आपके इन्होंने दी, और न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर हर दो बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। ठीक है, ये आपके न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन थी, और ये अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू भी उन्होंने बताई थी, m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, तो न्यूटन की जो आपके थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन थी, इसे आगे चल के आपके आधार बनाएंगे कौन? केपलर। ठीक है, और केपलर अब आपके हाइपोथीसिस देंगे सोलर सिस्टम की। केपलर आपके सोलर सिस्टम की हाइपोथीसिस देके क्या कहेंगे? सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम नॉट यूनिवर्स, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं। ठीक, और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कारण ग्रेविटेशन।
ठीक, ये थ्योरी किसने दी आपके? केपलर ने। ठीक है, तो एक तरीके से केपलर की थ्योरी या हाइपोथेसिस से भी तो हेलियोसेंट्रिक है ना। केपलर भी क्या कह रहे हैं? सूर्य केंद्र में है। यही बात किसने कही थी? कॉपरनिकस ने। बस अंतर इतना था, कॉपरनिकस ने समय से पहले कह दी थी, इसीलिए बोलते हैं ना समय से पहले प्रपोज नहीं करना चाहिए, पहले मामला बिल्कुल सेट हो जाए तब करना। अब इसके बाद में तो यहां आपके सिस्टम क्या हुआ कि अब यहां आपके जब केपलर ने ये थ्योरी दी, ठीक, तो यहां सोलर सिस्टम हाइपोथेसिस होती। अब केपलर के बाद आपके एक और अगले साइंटिस्ट आएंगे, विलियम हर्शेल। और विलियम हर्शेल आपके कहेंगे क्या? ठीक, कि अवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मच लार्जर सिस्टम कॉल्ड गैलेक्सी, यानी कि हमारा सौर मंडल एक और बहुत बड़ी बॉडी का पार्ट है और जिसे हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। ठीक, इसे आज तक नोट करो कॉपरनिकस के बाद। चलिए नोट। तो केपलर, तो केपलर आपके कौन सी हाइपोथेसिस देते हैं? सोलर सिस्टम। केपलर कहते हैं कि ये जो सूर्य है वो आपके ब्रह्मांड के नहीं, हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है, पहला पॉइंट। और दूसरा, सभी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, रीजन ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके बाद में आपके विलियम हर्शेल अगली थ्योरी आपके यूनिवर्स की ये देते हैं। और विलियम हर्शेल आपके कहते हैं कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है एक बहुत बड़े सिस्टम गैलेक्सी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, यानी कि ये हाइपोथेसिस आप किसकी देंगे? गैलेक्सी। नोट कर लिए?
तो नेक्स्ट याद रखना, तो आपकी ये हाइपोथीसिस जो विलियम अर्सेल की, अब ये क्या कहती है कि ये जो सन है ये किसके सेंटर में है, सोलर सिस्टम, और हमारा सोलर सिस्टम आपके एक बहुत बड़ी बॉडी गैलेक्सी का पार्ट है, और ऐसी कई गैलेक्सियां मिलकर निर्माण करती हैं किसका, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का। और यूनिवर्स की जो आपके लिमिट है वो है इन्फिनिटी, अनंत, यानी इसकी कोई आपके लिमिट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब अगली हाइपोथीसिस समझना है इसमें, एडविन पी हबल। अभी एक और आपके अगले जियोग्राफर कम साइंटिस्ट आते हैं, बना लिए, क्या हुआ, बना लिए। तो नेक्स्ट, अब अगली हाइपोथीसिस आपके देते हैं कौन, एडविन पी हबल। एडविन पी हबल कहते हैं कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। अब विस्तारित आपके हो रहा है तो ये किस आधार पे इन्होंने कहा, पहले तो हमें ये पता हो। ठीक, तो इन्होंने आपके आधार लिए कौन से, डॉपलर इफेक्ट एंड रेड शिफ्ट थ्योरी। ठीक, तो ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा, क्यों, ये तो 11 12 के कंसेप्ट है ना सारे, 11 12 में पढ़ाई नहीं की थी, नकल से पास हुए थे तो।
अब यहां समझना, इससे आगे की थ्योरी अब यूनिवर्स की जितनी भी हैं ये समझ में तब आएंगी जब आपको ये कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होगा। ठीक, जैसे कि लाइट के अंदर स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, स्कैटरिंग किसे कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, वॉयलेट शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट, मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस की कहां पोजीशन है, ऑर्बिट की कहां है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ये है आपका होमवर्क। ठीक, इसको आपको करके आना है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे करके नहीं आओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार अगर करके आओगे तो पहले राउंड में ही क्लियर हो जाएगा, नहीं करके आओगे तो फिर राउंड पे राउंड चलते रहेंगे। हम क्लियर करेंगे, आपका ऑल क्लियर होगा। ठीक है, तो अब यहां याद रखना, क्योंकि इससे आगे के सारे कंसेप्ट के लिए आपका ये जानना जरूरी हो, तो एक बार इन सारे कंसेप्ट को देख के आना। कल की क्लास में करेंगे हम इससे आगे, क्योंकि अब सारे फिजिक्स के कंसेप्ट लगेंगे यहां। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर आपके फिजिक्स के कंसेप्ट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना उन फिजिक्स के कंसेप्ट के ज्योग्राफी कभी क्लियर आपकी होगी ही नहीं। ठीक है, तो कल की क्लास में इससे आगे करेंगे और यहां से देखेंगे न्यू कंसेप्ट्स। नेक्स्ट क्लास आपकी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन।